हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। आप सबका स्वागत है फिर से एक बार। हम सीटेट के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जिससे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। इनमें से मान के चलिए आज हम पार्ट 1 लेके आ रहे हैं। इसमें से 2-3 लेक्चर में आपके कम से कम मैं कह सकता हूँ कि 5 से 10 नंबर आप कवर कर सकते हैं जो अक्सर पूछे जा रहे हैं। शुरू करते हैं। ये टॉपिक जनरली है दैनिक जीवन में विज्ञान, जो हम जनरली यूज करते हैं। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका ईंधन कैसा रहेगा, कम ज्वलनशील रहेगा या कम ज़्यादा कैलोरी मान रहेगा। ऐसे से कैसे करके क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। चलिए देखते हैं। ईंधन क्या है? वह पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। वह पदार्थ जो जलने पे क्या उत्पन्न करते हैं? ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम ईंधन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये सब पॉइंट पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में। वो पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं वो ईंधन कहते हैं। अब ईंधन की ये क्या क्वालिटी होनी चाहिए उसके बारे में हम आगे देखते हैं। ईंधन का ज्वलन ताप। ईंधन का ज्वलन ताप कैसा होना चाहिए कि जो ईंधन हमारे लिए अच्छा हो। तो देखते हैं क्या कहता है ये। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ईंधन आग पकड़ लेता है उसे उस ईंधन का ज्वलन ताप कहते हैं। जैसे हम किसी वस्तु को आग पकड़ा रहे हैं तो जितने कम टेम्परेचर पे वो आग को पकड़ लेता है उसे उस ईंधन का ज्वलन ताप कहते हैं। तो अगर ईंधन का ज्वलन ताप बहुत ही कम रहेगा तो हम किसी चीज़ को जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे जिससे जल जाएगा। इसलिए ईंधन की जो क्वालिटियाँ हैं उसको हम आगे डिस्कस कर रहे हैं कि मतलब क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए उसकी। आगे देखते हैं। कैलोरी मान। 1 ग्राम ईंधन को जलाने पर, अगर हमारा ईंधन 1 ग्राम है, 1 ग्राम ईंधन को जलाने पर जितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे उस ईंधन का कैलोरी मान कहते हैं। उसे इस ईंधन का कैलोरी मान कहते हैं। 12 ग्राम कार्बन में 94 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें मिलती है। तो इसको जब हम 12 से डिवाइड कर देते हैं लाके, तो ये 1 ग्राम कार्बन का जो कैलोरी मान निकल के आता है वो 7.8 किलो कैलोरी ऊर्जा पर ग्राम निकल के आता है। ठीक है, इतना आप सबको आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आ गया अच्छे ईंधन के गुण। अच्छे ईंधन के क्या क्या गुण होने चाहिए। देखिए, ईंधन का कैलोरी मान उच्च होना चाहिए, कि यानी कि किसी भी हम पदार्थ को जलाएं तो उसको कैलोरी मान हमें ज़्यादा मिलना चाहिए। मैं आपसे बताया था ईंधन का ज्वलन ताप कम होना चाहिए, क्योंकि हम जैसे थोड़ा सा ही टेम्परेचर दें उसको तो वो ईंधन जल जाए। सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध। सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। हर कोई चाहता है कि कोई भी सामान उसे सस्ता मिले और आसानी से मिल जाए। और फिर वो सबसे ईंधन की ये वाली विशेषता देखिए कि विषैला गैस उत्पन्न ना हो। ईंधन कितना भी अच्छा अगर विषैला गैस उत्पन्न कर रहा है तो उस ईंधन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप उसको जलाएंगे वो विषैला गैस उत्पन्न करेगा तो विषैली गैस हमारे लिए बहुत हानिकारक रहेगी। इसलिए अच्छे ईंधन की ये विशेषता नहीं होनी चाहिए कि जो वो विषैली गैस उत्पन्न करे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ईंधन के प्रकार। ईंधन 3 अवस्था में पाया जाता है। जैसे ठोस हो गया। ठोस आपका लकड़ी, कोयला। द्रव में कैरोसिन, पेट्रोल। थोड़ा मेरी हैंड राइटिंग में मत जाइएगा, मैं जो कह रहा हूँ मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा। द्रव में कैरोसिन है, पेट्रोल, डीजल है। गैस में है भाप, अंगार, गैस, प्रोड्यूसर गैस, कोल गैस, इसको सीएनजी, एलपीजी। ठीक, आगे देखते हैं। अब जो वहाँ जो गैस के नाम लिखे उसके बारे में डिस्क्राइब करके देखते हैं। भाप अंगार गैस पूछता है ऐसे कि भाप अंगार में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। इस चीज़ को आप नोटिस कीजिएगा कि भाप अंगार गैस में H2+CO, H2+CO यानी हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड है। यहाँ पे इसको एक तरीका है, इसको वाटर गैस भी बोलते हैं। तो इसका एक तरीका याद करने है कि वाटर, यहाँ पे जल की बात की गई है तो जल में अक्सर देखिए H2O कहा जाता है ना। तो H2 यहाँ मिल रहा है, H2O यानी कि H2 यहाँ मिल रहा है और CO में वो मिल रहा है। तो इसको हम दोनों को
मिला के H2O कह सकते हैं, मतलब एक तरीका कह सकते हैं वाटर गैस का, H2 प्लस CO, H2 प्लस CO। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जब भाप को लाल तप्त कोक यानी कि लाल तप्त कोक यानी कोयले पे, लाल कोयले पे जब भाप को लाल तप्त कोक पर प्रवाहित किया जाता है तो भाप अंगार गैस प्राप्त होता है। तो हमें भाप अंगार गैस प्राप्त होता है। कोक का टेम्परेचर 1100 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। कोक का टेम्परेचर 1100 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। कम टेम्परेचर पर CO2 की अशुद्धियाँ मिलने लगती हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो हम वहाँ पे बात किए थे कि विषैली गैस नहीं उत्पन्न होनी चाहिए, तो कोक का टेम्परेचर यहाँ पे 1100 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। कम टेम्परेचर पे क्या होगा, CO2 की अशुद्धि मिलने लगेगी। ठीक दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस N2 प्लस CO। जो आपका वाटर गैस था वो H2 प्लस CO था, यहाँ पे प्रोड्यूसर गैस जो N2 प्लस CO है। N2 प्लस CO, उसमें भी CO था, वाटर गैस में भी CO था, यहाँ पे भी N2 प्लस CO। इतना अंतर, वहाँ H2 था, यहाँ N2 थे। ठीक। गर्म वायु नाइट्रोजन का स्रोत है। कुल लाल तप्त कोक, यहाँ पे भी लाल तप्त कोक पे प्रवाहित की जा रही है तो यह गैस प्राप्त होती है। गर्म वायु को लाल तप्त कोक पर प्रवाहित करते हैं तो यहाँ भी गैस प्राप्त होती है। यहाँ देखिए कोक का टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड है, वहाँ पे 1100 डिग्री सेंटीग्रेड था और यहाँ पे कोक का टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड है। टेम्परेचर कम होने की वजह से यहाँ से 2 से 3% CO2 की अशुद्धि हमें प्राप्त हो रही है, जो हमारे लिए हानिकारक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आ गया कोक गैस। इस ईंधन को कोयले के भंजक से प्राप्त किया जाता है। जलने पर ऊष्मा तथा प्रकाश देता है। ध्यान दीजिएगा, जलने पर ऊष्मा तथा प्रकाश दोनों प्राप्त होता है, इसलिए इस गैस को ऊष्मा का प्रदीपक, ये ऊष्मा देता है और प्रदीपक यानी रोशनी भी देता है, इसलिए इसको दोनों में यूज किया जाता है। ठीक है, यह गैस हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड यानी और मीथेन का मिश्रण होता है। हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन का मिश्रण होता है। इसमें हाइड्रोजन जो होता है 40% होता है, ये इसका मुख्य अवयव है। ठीक, इसका मुख्य अवयव है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। आप सब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बहुत हार्ड टॉपिक नहीं है, आसान है। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसको हम द्रवित पेट्रोलियम भी बोलते हैं, द्रवित पेट्रोलियम गैस। ठीक है दोस्तों, यह गैसीय ईंधन है जिसे उच्च दाब पर द्रवित किया जाता है। उच्च दाब यानी हाई प्रेशर पे इसको लिक्विफाइड किया जाता है। ठीक है, यह प्रोपेन ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का मिश्रण है। ब्यूटेन का मिश्रण है। देखिए LPG जो गैस है, अगर इसमें देखा जाए, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा समय दीजिए। देखिए, जो LPG गैस है, जब कोई गैस में मान लो कि इसको हम एक आइडिया बता रहे हैं याद करने का। देखिए यहाँ पे देखिए BP यानी ब्यूटेन और प्रोपेन यानी BP। जैसे मान लो कि घर में LPG गैस मतलब जल रहा है गैस, तो कोई प्रॉब्लम होने पे आपकी BP बढ़ जाएगी, यानी कि LPG गैस में ब्यूटेन और प्रोपेन का मैक्सिमम मिश्रण होता है। ठीक है, यह गंधहीन होता है। लेकिन हम आगे देखते हैं, गंधहीन तो होता है, लेकिन अगर ये गंधहीन है तो अगर मान लो कि गैस लीकेज कर रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसको जानकारी के लिए कुछ किया जाता है ना, लीकेज को बचाने के लिए इसमें एथिल मरकैप्टान मिला दिया जाता है। इससे जो गंध होती है, इससे गंध का पता चल जाता है और उसकी गैस हम लीक कैसे मतलब लीक कर रही है, तो उसके बारे में हम जानकारी करके और उसका निवारण कर देते हैं। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं। गोबर गैस या बायोगैस। गोबर गैस को बायोगैस भी बोलते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थ यानी कि जो गोबर का अपघटन करने पर यह गैस प्राप्त होती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति पे देखिए यहाँ पे O2 एब्सेंट है। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ गोबर का अपघटन करने पर
अपघटन करने पर यह गैस प्राप्त होती है। इसमें देखिए मीथेन, जितनी भी गैसें हैं इसमें मीथेन मैक्सिमम प्रोपोर्शन इसका मीथेन है। इसमें मीथेन 50 से 70% है, ऑक्सीजन 20% है और शेष नाइट्रोजन होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में देखिए CNG सी से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें मीथेन का कंपोनेंट ज़्यादा है। इसमें मीथेन 95% है, मीथेन 95% है। देखिए यह पर्यावरण की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी ईंधन है, पर्यावरण की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी ईंधन है। इसके द्वारा प्रदूषण कम होता है, प्रदूषण कम हो जाता है। आजकल CNG का बहुत यूज हो रहा है, CNG वाली गाड़ियाँ भी बहुत यूज हो रही हैं। इसे प्राकृतिक गैस से प्राप्त किया जाता है। इसमें इसका कंपोनेंट देख लीजिए, इसमें 95% आपका मीथेन है, 5% हाइड्रोजन है। वाहनों में प्रयोग ज़्यादा हो रहा है, इसका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, अब आ जा रहे हैं हम नेचुरल गैस पे। यह मीथेन 85 से 90%, हाइड्रोजन और अन्य हाइड्रोकार्बन जैसे प्रोपेन, ब्यूटेन आदि गैसों का मिश्रण होता है। इसमें मीथेन का कंपोनेंट, ध्यान दीजिएगा, मीथेन का कंपोनेंट मैक्सिमम मिल रहा है गैसों में। इससे LPG, CNG आदि गैसों का निर्माण किया था। ध्यान दीजिएगा, पूछ लेगा ऐसे कि किस गैस से LPG, CNG आदि गैसों का निर्माण किया जाता है, तो आपका आंसर होगा LPG, CNG आदि गैसों का निर्माण हम अपना नेचुरल गैस से करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम कोयला को देखते हैं। कोयला, यह वनस्पति के जीवाश्म से प्राप्त होता है। जब हमारी वनस्पतियाँ नीचे दब जाती हैं तो कई हजार वर्षों के बाद ये वनस्पतियाँ जीवाश्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, और इन्हीं जीवाश्मों से हमें क्या नाम है, इन्हीं जीवाश्मों से हमें कोयला मिलता है। मुख्य अवयव इसका कार्बन है। कार्बन की मात्रा के आधार पर यह 4 प्रकार का होता है। कार्बन की मात्रा के आधार पर ये कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। जैसे कोयले का प्रकार है, कार्बन की मात्रा बता रहे हैं। पीट कोयला, थोड़ा सा क्लियर नहीं है, पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट। इसका थोड़ा फनी तरीका PLBA। अब आप सब देख लीजिए अपने हिसाब से, यानी P से पीट कोयला, L से लिग्नाइट और B से बिटुमिनस, A से एंथ्रेसाइट। ठीक है, 40 से 45% इसमें कार्बन होता है। इसको निम्न कोटि का इसको बोलते हैं। इसको 50 से 60% कार्बन होता है। 75 से 80 होता है जो बिटुमिनस होता है, ये मैक्सिमम यूज होता है। ये इसमें 75 से 80% कार्बन है, 75 से 80% कार्बन है इसमें। और इसमें एंथ्रेसाइड में 95 से 98% सबसे उच्च कोटि का ये भूरा कोयला भी उसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आप सब ध्यान दीजिएगा। चलिए हम आ गए, हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। ज़्यादा नहीं पूछता डीपली, बस हम आपको एक आउटलाइन बता रहे हैं, अच्छे से बता रहे हैं, जिससे आप सीटेट के एग्ज़ाम में या फिर कोई भी नॉर्मल एग्ज़ाम में आप अच्छे से स्कोर गेन कर सकते हैं। हम आगे देखते हैं। कांच क्या होता है, यह एक अतिशीतित द्रव है, यानी कि सुपर कूल्ड, यह एक सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। इसको सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। इसका कोई मिश्रित रासायनिक सूत्र नहीं है। हाँ, आपको एक क्वेश्चन सीटेट का बता रहे हैं, पूछ लेता है उसमें मिश्रण को लेके कि कौन सा मिश्रण है, कौन सा नहीं है। ठीक है, तो मैक्सिमम चीज़ें ध्यान दीजिएगा, जिसका रासायनिक सूत्र नहीं होता है वो अक्सर मिश्रण में आता है। आगे देखते हैं इसके बारे में। यह सिलिका SiO2, सोडियम सिलिकेट Na2, SiO3 तथा कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3 का मिश्रण होता है। इसका जो औसत संगठन होता है वो यही सब कंपोनेंट को मिला के बोल दिया जाता है, Na2 SiO3 CaSiO3 4SiO2। ठीक, चलिए आ जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कांच का अनिलीकरण और कांच का क्वैंचीकरण। क्वेश्चन पूछता है कांच का अनिलीकरण, गर्म करने पर धीरे धीरे ठंडा करना। जब हम कांच को गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करते हैं तो ये कांच का अनिलीकरण कहलाता है। इससे क्या होता है, कांच मजबूत होता है। ऐसा करने से कांच मजबूत होता है। अनिलीकरण में मजबूत होता है, लेकिन हम धीरे धीरे ठंडा करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वैंचीकरण, क्वैंचीकरण के बारे में हम देखते हैं। क्वैंची से ऐसे कुछ मतलब फील आ रहा है कि क्वैंचीकरण के मतलब ऐसे लगता है कि फास्ट हो रहा है, इसका सेंस निकल रहा है। जैसे क्वैंची
करण, गर्म करने पर शीघ्रता से ठंडा करना। इसमें क्या होता है, कांच को हम गर्म करके शीघ्रता से ठंडा यानी फास्ट वो ठंडा करते हैं। इसे क्या कहते हैं, कांच का क्वैंचीकरण कहते हैं। इससे कांच को कोमलता प्राप्त होती है। देखिए ध्यान दीजिए, क्वैंची, का से क्वैंची और का से कोमलता। ठीक है दोस्तों, क्वैंची और कोमलता, यानी कि जब पूछ लेगा कि कांच के क्वैंचीकरण में कांच कठोर होता है या फिर कांच कोमल होता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि कांच कोमल होता है कांच के क्वैंचीकरण में। ठीक है, फिर आगे हम कांच के प्रकार। कांच के निम्न प्रकार होते हैं, देखते हैं आगे। देखिए सॉफ्ट ग्लास यानी मृदु कांच। मृदु कांच, इसे सोडा चूना कांच भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सॉफ्ट यस से सोडा और यस से सॉफ्ट, यानी कि मृदु कांच जो है वो उसको जो ये सोडा चूना कांच भी कहते हैं। पूछ लेगा कि मृदु कांच को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बता दीजिएगा कि मृदु कांच को सोडा चूना कांच भी कहा जाता है। यह 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर नर्म हो जाता है। 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर नर्म हो जाता है। इसका उपयोग ध्यान दीजिएगा आप सब, अच्छे से हम देखते हैं। इसका उपयोग ग्लास, कप, बर्तन, खिड़की, डेली यूज वाला शीशा, इन सब में इसका यूज होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। कठोर कांच, कठोर कांच को पोटाश चूना कांच भी कहते हैं। कठोर कांच को पोटाश चूना कांच भी कहते हैं। देखिए पोटाश, टा में टा आ रहा है ना, टा से ठा देख लीजिए कि नहीं, पोटाश चूना कांच को हम कठोर कांच भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे सॉफ्ट आ रहा था, जैसे सोडा, जैसे सॉफ्ट, सोडा चूना। कठोर कांच को हम पोटाश चूना कांच कहते हैं। देखिए यहाँ पे इसका मेन ये है, देखिए 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर नरम पड़ जाता है। यहाँ पे था ये 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर मतलब सॉफ्ट हो जाता था, ये 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये सॉफ्ट हो रहा है। इसका प्रयोग वहाँ से देखिए, ये इसका टेम्परेचर ज़्यादा है पहले वाले की अपेक्षा, तो यहाँ इसका उपयोग परख नली। देखिए परख नली को जब हम लैब में यूज करते हैं तो उसमें उसको बर्न करने के लिए उसमें जो कंपोनेंट उसके अंदर होते हैं परख नली में, उस पर टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर उसमें कम टेम्परेचर का वो रहेगा सॉफ्ट कांच तो गल जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये इसको ये 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे नर्म पड़ता है। इसका उपयोग परख नली, ध्यान दीजिएगा आप सब, परख नली, बीकर, फ्लास्क, यानी कि जो हमारे लेबोरेटरी में जितने भी सामान यूज हो रहे हैं वो मैक्सिमम यहाँ से बनाए जाते हैं, कठोर कांच से। परख नली, बीकर और फ्लास्क। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो आप सब लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फ्लिंट कांच, बार बार आपसे बोल रहा हूँ, मेरे हैंड राइटिंग मत जाइएगा दोस्तों। ये थोड़ा सा नोट्स बनाए हैं लेकिन बहुत हैंड राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है। चलिए ठीक है, देखते हैं, आप सब माफ़ कीजिएगा और देखिएगा, मैं समझा तो रहा हूँ। फ्लिंट कांच, फ्लिंट ला से आपको लेंस, फ्लिंट लेंस मतलब लेंस वाली फील आ रही है, यानी कि यह पोटाश लेड चूना कांच कहा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, पोटाश लेड चूना कांच कहते हैं। इसका प्रयोग प्रिज्म व लेंस, ध्यान दीजिएगा, फ्लिंट ला आ रहा है ना, तो ला से लेंस यानी प्रिज्म और लेंस में इसका फ्लिंट कांच का यूज होता है। हम आगे देखते हैं। क्रूक्स कांच, क्रूक्स का से ऐसे क्रूक्स ऐनक में आता है, क्रूक्स मतलब ये फील आता है ऐनक। इसमें सीजियम ऑक्साइड होता है। इसमें क्या होता है, सीजियम ऑक्साइड होता है। इसमें सीजियम ऑक्साइड होता है, चश्मों का लेंस बनाने में यूज होता है, ऐनक यानी ऐनक बनाने में यूज होता है। क्रूक्स का से ऐनक यानी कि इसमें चश्मों का लेंस बनाने में यूज होता है इसे। ओके दोस्तों, देखिए फिर आगे देखते हैं। पायरेक्स कांच, इसमें सिलिका तथा बोरिक एनहाइड्रेट पाया जाता है। इसमें सिलिका SiO3 तथा बोरिक एनहाइड्रेट B2O3 पाया जाता है। इस कांच की ताप सहन शक्ति सर्वाधिक होती है। इस कांच की ताप सहन शक्ति सर्वाधिक होती है। प्रयोगशाला में उच्च कोट की वस्तु बनाने में यूज किया जाता है। प्रयोगशाला में उच्च कोट की वस्तु बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा आप सब। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
फिर आ गया फोटोक्रोमिक कांच। इसमें सिल्वर क्लोराइड का फिल्म चढ़ा होता है। इसमें क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड का फिल्म चढ़ा होता है। इसे डे नाइट ग्लास कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो हम धूप का चश्मा पहनते हैं उस ये इसमें यही यूज होता है, फोटोक्रोमिक कांच यूज होता है। तो फोटोक्रोमिक कांच जो है इसको डे नाइट ग्लास भी कहते हैं। इससे क्या होता है? धूप का चश्मा बनाया जाता है इससे। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। आ गए हम लोहा। भू प्रॉपर्टी में यह दूसरे नंबर पाया जाता है। भू प्रॉपर्टी पर यह दूसरे नंबर में पाया जाता है, यानी कि अर्थ क्रस्ट में यह दूसरे नंबर पर पाए जाने वाला धातु है। नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे हम ये दूसरे नंबर पाए जाने वाला धातु है। अब देखिए, तत्व में क्या होता है? धातु अधातु दोनों का मिक्स होता है। तत्व में धातु अधातु दोनों आते हैं, और धातु में क्या है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन। और धातु में एल्युमिनियम और आयरन, यानी कि ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और आयरन। धातु में एल्युमिनियम और आयरन। ठीक है, आगे देखते हैं। पृथ्वी पर यह अपनी संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। संयुक्त एक्स, जैसे हेमेटाइट, लिडराइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट। ठीक है। लोहे का निष्कर्षण, इसके प्रमुख अयस्क हेमेटाइट। ये इंपॉर्टेंट है, जिससे हेमेटाइट, इसका जो अयस्क है ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेमेटाइट इसमें तथा मैग्नेटाइट से वात्या भट्टी में प्राप्त किया जाता है। इसके कुछ गुण हैं, गुण को देखते हैं हम आगे। गुण, यह सफ़ेद भूरा क्रिस्टलीय होता है। चुंबकीय गुण होता है इसमें। अन्य धातुओं की भांति इसमें आघात वर्धनीयता तथा तन्यता का गुण पाया जाता है। मतलब इसको हम आघात वर्धनीयता ये होता है कि जब हम इसको पीटते हैं तो ये बढ़ता है। तन्यता मतलब खींचते हैं तो भी ये बढ़ता है। ठीक है। नम वायु में लोहे का खुला रखने पर भूरे रंग की परत जम जाती है। जब आप सब देखते होंगे कहीं हम लोहे को छोड़ देते हैं जहाँ पे नमी होती है, बारिश होती है, इन सब चीज़ों, तो लोहे पे जंग लग जाती है। तो वह जंग लगने वाली परत कौन सी होती है? यह परत Fe2O3 × यहाँ पे जो H2O के मालिक्यूल है कितने जल हैं ये डिपेंड करता है। इसको हम फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। मतलब जो परत होती है वो फेरिक ऑक्साइड की होती है। इसे लोहे का जंग लगना कहते हैं। ठीक है। और देखिए, जंग लगने पर लोहे का जो वेट होता है वो बढ़ जाता है। आगे देखते हैं लोहे के प्रकार। कार्बन की मात्रा के आधार पर लोहा 3 प्रकार का होता है: ढलवा, पिटवा, इस्पात या स्टील। ढलवा लोहा में कार्बन की जो मात्रा होती है 2 से 4% होती है, और इसमें 94% आयरन होता है। कितना होता है? इसमें 94% आयरन होता है, तथा शेष जो होता है सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, मैंगनीज की इम्प्योरिटी होती है। यह अत्यंत कठोर भंगुर होता है। कठोरता भंगुर मतलब ज़्यादा इसको हैमरिंग करने पर ये टूट जाता है। चारा काटने वाली मशीन का पहिया, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका है। चारा काटने वाली मशीन का पहिया। पिटवा लोहा, इसमें कार्बन 102% होता है, तथा आयरन 95 से 97%। कार्बन 1 से 2%, और उसके बाद आयरन जो है 95 से 97%। ये मेन होता है कि इसका यूज कहाँ होता है। देखिए, चेन, दरवाज़ा, गेट इत्यादि बनाने में इसका यूज होता है। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं हम तीसरे नंबर का, इस्पात या स्टील। यह अत्यंत मजबूत होता है। कार्बन की जो मात्रा होती है वो ढलवा से कम और पिटवा लोहे से अधिक होती है। कार्बन की मात्रा ढलवा लोहे से कम और पिटवा लोहे से अधिक होती है। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं। आ गया स्टील का कठोरीकरण।
आया था वहाँ कांच का तो क्वंचीकरण और नीलीकरण आया था। यहाँ पे देखते हैं स्टील का कठोरीकरण क्या कहलाता है। स्टील को लाल तप्त गर्म करके शीघ्रता से ठंडा करते हैं। जब लाल तप्त हम गर्म करके शीघ्रता से ठंडा करते हैं तो यह कठोर हो जाता है। ऐसा करने पर यह कठोर हो जाता है। ऐसा स्टील भंगुर होता है। भंगुर मतलब जो आसानी से जो टूट जाए, भंगुर होता है ऐसा स्टील। फिर दूसरा स्टील का टेम्परीकरण। वहाँ पे था अनिलीकरण, क्वंचीकरण, यहाँ पे आ गया स्टील का टेम्परीकरण। स्टील को लाल तप्त गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने पर, लाल तप्त गर्म करके धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो इसे हम टेम्परीकरण कहते हैं। इससे इस्पात जो होता है नरम एवं मजबूत होता है, नरम एवं मजबूत होता है। वहाँ पे कांच में, यहाँ पे दोनों में डिफरेंस यहाँ ये है कि जब उसको हम फास्ट ठंडा करते थे कांच को, तो कांच में क्वंचीकरण में कोमल होता था। यहाँ जब इसको हम स्टील को धीरे धीरे ठंडा कर रहे हैं तब यहाँ पे नरम एवं ये कोमल और मजबूत हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आप सब लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में भी। जल पढ़ाना है आपको, रबड़ पढ़ाना है, पॉलीथीन पढ़ाना है। ठीक है, अभी ऐसे 3-4 टॉपिक हैं जिससे नंबर अच्छे आने वाले हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब आप सब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।